Hope all of you are well in this the lockdown or the time in which COVID is there. We have well discussed first chapter, basic concepts, intermediates discussed, carbocations, carbanions. We discussed some effects also, electromeric effect, inductive effect, acidity and basicity, or how the acidic strength varies with the substitution that we have discussed. Now the second chapter, it is stereochemistry. You are very less aware about this in your lower classes. You have not read this part, but this is a very important part of organic chemistry, which doesn't deals with the reactions but that deals with the structure of the compounds. ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको एटम्स की प्लेसमेंट कि कौन सा एटम किस जगह पे है स्पेस में, स्पेस इन द सेंस कि अगर एक कार्बन स्ट्रक्चर उठा ली जाए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो जैसे ये सामने स्ट्रक्चर है तो उसमें मुझे बताना है कि हाँ जी कार्बन कहाँ है, COH एसिडिक ग्रुप कहाँ है, या CH3 कहाँ है, OH कहाँ है, या H कहाँ है. तो इन सब चीजों को जब मैं डिस्क्राइब करता हूं तो इसका मतलब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं. इफ आई एम डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ ऑल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स इन ए कार्बन कंपाउंड, इट मीन्स I am discussing the stereochemistry. The word which we are going to discuss here, it is stereoisomerism first of all. Stereoisomerism means molecular formula of the compound being same, but they differ in the spatial arrangement of atoms and groups. But I am saying stereoisomerism, molecular formula of the compound same, what the compound differ in the arrangement of atoms and group. Let us discuss this definition by the above two structures. In the first structures, when I look clearly here, some lines are much thicker. This line, this OH line that is thicker. This line is dotted one. This line is simple line that we draw. तो जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक 3 डायमेंशंस में डिस्क्राइब करने के लिए हम इन 3 बॉन्ड्स का सहारा लेते हैं तो सिंगल बॉन्ड तीनों सब के सब, लेकिन एक बॉन्ड को मैंने बहुत थिकर शो किया है, एक बॉन्ड को डॉटेड शो किया है, एक बॉन्ड को सिंपल लाइन से शो किया है. जो सिंपल लाइन से शो किए होते हैं दैट लाई ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर. जैसे ये कागज है सामने आपके सामने, या टीवी स्क्रीन है, या सॉरी LCD स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी स्क्रीन के ऊपर है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन. कार्बन भी स्क्रीन के ऊपर है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन. CH3 ग्रुप इज अगेन लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. लेकिन जिसको मैंने मोटी लाइन से दिखा रखा है यहां पर OH, इट इज अबव द स्क्रीन. ये स्क्रीन से आपकी तरफ आएगा, इट इज अबव द स्क्रीन. और जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है दैट इज बिहाइंड द स्क्रीन. तो ये 3 जो लाइन है वो क्या क्या दिखाती हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं. सिंपल लाइन दिखाती है कि जो आप डिस्कस कर रहे हैं, जिन एटम्स के साथ ये लिंक्ड है सिंपल लाइन, वो सारे के सारे प्लेन ऑफ द पेपर, अगर कागज पे ड्रॉ कर रखा है दैट आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर. जो मोटी लाइन से दिखा रखा है दैट इज अबव द प्लेन ऑफ द पेपर. जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है दैट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर. तो एक 3D स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है. किसको डिस्क्राइब करता है? 3D स्ट्रक्चर को. अब दूसरा कंपाउंड भी बराबर वैसा का वैसा ही है. फर्क क्या है कि उसके ग्रुप्स जो हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं. अब बिहाइंड द जो यू कैन से बिलो द पेपर जो है वो H नहीं है, अब OH हो गया. H जो है दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर. CH3 इट इज लाइंग अबव द प्लेन ऑफ द पेपर. सो दीज 2 स्ट्रक्चर्स दे रिप्रेजेंट्स द स्टीरियोआइसोमेरिज्म. ये 2 स्ट्रक्चर जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्टीरियोआइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं. molecular formula of the compound being same, but
the structures or the compounds, they differ in the spatial arrangement of the atoms or group, that is termed as the stereoisomerism. क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियोआइसोमेरिज्म. और ये जो दो कंपाउंड है इनको हम बोलेंगे स्टीरियोआइसोमर्स. क्या बोलेंगे इनको? स्टीरियोआइसोमर्स. ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के साथ लिंक्ड है. मैं कुछ एक आपको एग्जांपल देता हूं. बीजन जो है, जैसे हम आईज से देखते हैं, दैट इज रिलेटेड विद एन एल्डिहाइड दैट इज रेटिनल विच इज प्रेजेंट इन द रेटिना. एक केमिकल होता है रेटिनल, तो वो एल्डिहाइड है, वो रेटिना में प्रेजेंट होता है. जो भी आप पिक्चर देखते हैं या सीन देखते हैं या इमेज देखते हैं, वो इमेज जो है दैट इज द सिग्नल ऑफ दैट इमेज दैट इज पास टू द ब्रेन. ब्रेन जो उसको रीड करता है तब बताता है कि हाँ जी आप जो देख पा रहे हैं वो कार्बन है, या वो एक पत्थर है, या वो एक टीवी है, या टेबल है, या बुक है. तो जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो उसके बाद होती है. तो जो सिग्नल पास होता है वो रेटिनल से पास होता है. रेटिनल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है. तो वो अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तभी सिग्नल माइंड को पास होगा, अदरवाइज सिग्नल माइंड को पास नहीं होगा. सो दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड विद द विजन. Another thing, it is also related with the medicine. मलेरिया जो है उसके लिए क्यूनिन यूज होती है, एंटी मलेरियल ड्रग है वो. तो क्यूनिन जो है उसकी दो फॉर्म आती हैं, एक को डेक्स्ट्रोटेट्री बोलते हैं, एक को लिवोटेट्री बोलते हैं. दोनों में से एक ही फॉर्म है जो कि मलेरिया के अगेंस्ट यूज हो सकती है. दूसरी अगर आप फॉर्म यूज करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कंपाउंड का सब कुछ सिमिलर होगा, केवल उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर करेगी. तो दूसरी क्यूनिन जो है, यानी माइनस क्यूनिन, प्लस और माइनस साइन लगता है डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए. तो नेगेटिव क्यूनिन है दैट इज एक्टिव अगेंस्ट द मलेरिया. लेकिन प्लस क्यूनिन जो है, प्लस इज द साइन और प्लस माइनस साइन जो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे डेक्स्ट्रो और लिवो आते हैं. तो वो जो प्लस क्यूनिन है दैट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द मलेरिया. आप ग्लूकोज खाते हैं तो मार्केट में जाओ तो वहां से डब्बा उठा लाओ तो उसके ऊपर डेक्स्ट्रोज लिखा रहता है, ना कि ग्लूकोज लिखा रहता है. एक्चुअल में दैट इज डी ग्लूकोज. दैट इज वाई द वर्ड ही यूजेस द डेक्स्ट्रोज. क्या वर्ड यूटिलाइज करता है उसके लिए? डेक्स्ट्रोज यूटिलाइज करता है. तो डेक्स्ट्रोज इसलिए यूटिलाइज किया उसने कि डी ग्लूकोज बोलते हैं उसको. तो डी ग्लूकोज जो अगर आप खाते हैं तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस, और अंदर जो है उससे आपको खाने से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. लेकिन अगर आप एल ग्लूकोज खाते हो तो उस ग्लूकोज को बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती है. अगर बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो आप एल ग्लूकोज जो है उसको नहीं खा सकते हैं. अगर खाओगे भी तो आपके पास कोई भी जो है वो उसका एनर्जी जो आपको बॉडी को नहीं मिलेगी, वो बिना पचे जो है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा. तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो हेल्पफुल है, और डेली लाइफ में जो है वो उसका, यानी चाहे मेडिसिन से रिलेटेड है, चाहे विजन से रिलेटेड है, चाहे कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वो जो है सारा का सारा जो वो किसके साथ लिंक्ड है? स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है. So this chapter is very much important. We are only going to read only ABC of the stereochemistry because it is far much more behind to learn all the things which I have discussed just now. Stereoisomerism जो होता है वो दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल, एक को बोलते हैं कॉन्फिगुरेशनल. Stereoisomerism it is of two type. कन्फर्म, CONFIRM, वो इंग्लिश का वर्ड होता है जिसको कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि कंफर्म कीजिए सही है या गलत है. What the word is not confirm, it is conform, CONFORM. So that word is different than the confirmation. So it is conformational. Another one is the configurational. Conformational और configurational में क्या फर्क है? Let us see further. ये दो जो आइसोमर ड्रॉ कर रखे हैं इनको हम कॉन्फिगरेशनल बोलते हैं,
अब दोनों देखने में एक ही तरह के हैं, दोज आर द लैक्टिक एसिड्स। फार्मूला किसका है? ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। फर्क क्या है कि H और OH जो है वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। COH वही है, कार्बन वही है, मिथाइल वही है। H and OH have exchanged themselves। ये कैसे किया जा सकता है? 3D स्ट्रक्चर होती है एटम की या मॉलिक्यूल की, तो इस तरह की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती है? अगर मैं हाइड्रोजन को वहां से छुड़ा दूं और OH की जगह लगा दूं और OH को छुड़ा करके कहां H की जगह लगा दूं, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब नहीं हुई है। अगर नहीं है तो इसको एक किस्म से आप क्या मान लीजिए, 3D मॉडल मान लीजिए कि एक सेंटर में बॉल है, 4 उसके पास बॉल लगी हैं। जब आपने 3 बॉल को कहीं भी नहीं हिलाना है तो वो 2 बॉल कैसे एक्सचेंज होंगी? आपको एक बॉल छुड़ानी पड़ेगी, दूसरी जगह लगानी पड़ेगी, और दूसरी छुड़ा करके दूसरी जगह लगानी पड़ेगी। या यहां जो बात आ रही है, आई हैव टू डिटैच OH, then attach it to the H position, then detach H from here and attach it to the OH position. By this way I can transform one structure into another structure. तो इस तरह की स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल है जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दूं और फिर हाइड्रोजन को पीछे अटैच कर दूं, कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड भी तोड़ दूं और फिर उसको जो है वो दोबारा अटैच कर दूं। सो द स्ट्रक्चर्स हेयर कन्वर्टिबल इनटू ईच अनदर बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। लिसन अगेन, क्या कहा मैंने? एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती है? बाय ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, CH बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, COH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर COH द्वारा लगाना पड़ेगा, CH द्वारा लगाना बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सो द वन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टिबल इनटू द अनदर स्ट्रक्चर बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। इफ सच ए सिचुएशन इज देयर, then the two isomers, they are termed as the configurational isomers. The two isomer, they are termed as the configurational isomers. I think आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो भी आइसोमर जो है वो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड से बने उसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल। एक और स्ट्रक्चर है, ये भी लैक्टिक एसिड की है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। जो पीछे वाला केस था वैसा ही केस यहां पर है, लेकिन यहां पर H और OH एक्सचेंज तो हुए हैं, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से एक्सचेंज हुए हैं। OH H की जगह आ गया है, H भी बैक साइड पे जा चुका है, और CH3 जो है वो पीछे की तरफ जो वो जा चुका है। तो अगर मैं COH बॉन्ड जो ऊपर नजर आ रहा है वहां से एक एक्सिस ड्रॉ करूं और रोटेशन दूं मैं, तो रोटेशन से जो है आई थिंक स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट ड्रॉ हुई है। लेकिन अगर आपके पास मियरली बाय द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर बनाई जा सके, यहां पर थोड़ा गलत लग रहा है। अगर ये CH3 है तो CH3 यहां जाना चाहिए था, इसकी पोजीशन, OH यहां आना चाहिए था, और H जो है वो इस पोजीशन पे जाना चाहिए था। तब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर बन जानी थी। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी गलत ड्रा हुई है, सो इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर एक बॉन्ड को फिक्स कर दिया जाए, COH बॉन्ड को मैंने फिक्स कर दिया, उससे एक्सिस ड्रॉ कर ली, और नीचे को मैं अम्ब्रेला की तरह रोटेट कर दूं, तो CH3 OH की जगह, OH H की जगह, H CH3 की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलते हैं हम कॉन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्फॉर्मेशन। सो the conformations are obtained merely by the rotation around carbon carbon single bond। किससे बनते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से जो वो आपके पास कॉन्फॉर्मेशन जो वो बनते हैं। तो जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म है वो बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड होता है, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है दैट इज ऑब्टेन्ड मियरली बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
जो भी आपके पास कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, किसी एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी 3 को अम्ब्रेला की तरह रोटेशन दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास छाता है, तो छाते का हैंडल आपने पकड़ा है, तो CCOH ग्रुप वाली साइड आ गई। नीचे 3 ग्रुप जो वो अम्ब्रेला का जो कपड़ा लगा होता है उसमें मान लीजिए है, तो आप रोटेशन दे करके जो है वो किन्हीं 3 को जो वो चेंज, उन 3 की पोजीशन जो वो चेंज कर सकते हो। ऐसा हम फिशर प्रोजेक्शन में आगे डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। वहां मैं आपको रोटेशन देके दिखाऊंगा कि हाँ जी इस तरह से स्ट्रक्चर ये बन रही है और इसकी रोटेशन से स्ट्रक्चर ये बन रही है। तो किसी एक बॉन्ड को फिक्स करके आप जो वो रोटेशन दे सकते हैं। तो वाई रोटेशन जो आपके पास आइसोमर्स बनते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। लेट अस एडवांस फर्दर। वैसे तो मैंने आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, दिस इज मियरली ए पिक्चर, कि हाँ जी एक कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन। थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन जरूर है कि कौन सा प्लेन ऑफ द पेपर में है, कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है। वो कैसे शो किया मैंने? जो सिंपल लाइन से शो किया दैट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो थिकर लाइन से शो कर रखा है दैट इज अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, जो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है दैट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमेशा 3D स्ट्रक्चर को जो वो ध्यान में रखकर या उसको देख करके जो स्टडी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरे देखने का तरीका है। मैं कहां से देख रहा हूं? आई एम लुकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट साइड से। अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो CH3 मुझे पीछे नजर आएगा, अगर ऊपर वाली साइड से देखता हूं तो ये H पीछे नजर आएगा। इसका मतलब व्यू हमेशा क्या रहेगा? बदलता रहेगा कि आप इस पिक्चर को या स्ट्रक्चर को किस जगह से देख रहे हैं। इसकी बजाय इस 3D स्ट्रक्चर को आप 2D स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर कन्वर्जन की हुई है। ये स्ट्रक्चर जो है वो एक स्ट्रक्चर को दूसरी स्ट्रक्चर में जो वो कन्वर्ट किया गया है यहां पर। तो उस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए जो वो न्यूमैन प्रोजेक्शंस जो वो लगती हैं, तो ये ब्यूटेन जो वो लिखी गई है वैसे, ना कि प्रोपेन लिखी गई है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट किए गए हैं? इसमें 2 कार्बन है। एक कार्बन जो है ये जो पॉइंट नजर आ रहा है आपको सेंटर में, लेट मी टू टेक द हेल्प ऑफ द पॉइंटर। ओहो यहां पॉइंटर नहीं आएगा। ये जो पॉइंट है सेंटर में, एक कार्बन ये है, एक ये बिगर कार्बन है। ये जो पॉइंट है सेंटर में, इस पॉइंट पे और ये बिगर कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो उसको मैं बॉन्ड को नहीं देख पा रहा हूं। जो पीछे वाला कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो आगे वाला कार्बन है इस पे एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर जो वो लगी हुई है। इस तरह की प्रोजेक्शन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो जो ऊपर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरह की है। सो 1 कार्बन इज दिस वन, दिस इज CH3, दिस इज H। अगेन दिस इज ए कार्बन विच इज शोन बाय ए बॉल, जस्ट लाइक बॉल की तरह नजर आ रहा है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है। तो ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। तो ब्यूटेन में मैंने 2 कार्बन की हेल्प से इसको जो वो किस स्ट्रक्चर में, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो वो कन्वर्ट कर दिया है। आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेट अस डिस्कस द कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन। ये इथेन का मॉलिक्यूल है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसमें जहां पर फर्स्ट पोर्शन जो है उसमें जो सेंटर में पॉइंट है, कंसीडर इट एज ए कार्बन। ये जो पॉइंट है आपके पास यहां पर, ये पॉइंट जो है सेंटर में दैट इज ए कार्बन। एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, क्या बन गया? CH3। उसके बाद एक और बिगर कार्बन आ गया ये पीछे, उस पे भी एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन। तो इसको बोलेंगे हम CH3 एंड CH3 दैट इज C2H6। तो ये क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? ये इथेन। अगर मैं इसमें रोटेशन देना चाहूं तो अगर मैंने ऊपर वाला कार्बन यहां पर फर्स्ट कार्बन को फिक्स कर दिया और पीछे वाले बड़े कार्बन को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेशन से क्या होगा? बाय रोटेशन ऑफ 60 डिग्री ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे पहुंच जाएगी, ये हाइड्रोजन इसके पीछे और ये इसके पीछे।
तो ये पहली स्ट्रक्चर है, इसको भी एक कंफर्मेशन बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड का मीनिंग होता है बिखरा हुआ, और यहां एक दूसरे के पीछे एटम्स आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स का वही मतलब होता है जैसे लूनर और सोलर एक्लिप्स का, एक जो सन है या मून है या जो अर्थ है वो एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं तो उसको कवर कर लेते हैं। इसी तरह से यहां एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्लिप्स कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको स्ट्रक्चर क्या क्या बोलते हैं हम? एक्लिप्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहां एक्लिप्स स्ट्रक्चर है वहां पर एटम बहुत क्लोज आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर की या उस कंफर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होती है। जहां स्टैगर्ड है, बिखरा हुआ सिस्टम है, वहां पर क्या है? एक दूसरे से काफी दूर हैं एटम्स, तो इस तरह की स्ट्रक्चर स्टेबल होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस किया जाए सो दैट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ द स्टैगर्ड कंफर्मेशन एंड द दैट इज एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो इसमें देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इस साइड एनर्जी है, नीचे मैंने एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा है। तो ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन की एनर्जी जो कहां नजर आ रही है? नीचे नजर आ रही है, दैट इज डाउन हियर दिस वन। लेकिन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन की एनर्जी ये है। तो एक कंफर्मेशन दूसरी कंफर्मेशन से 12.5 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस कंफर्मेशन, एक्लिप्स कंफर्मेशन, इट इज हैविंग हायर एनर्जी, दैट इज हैविंग द लेसर एनर्जी। तो इथेन की जो है वो दो ही कंफर्मेशंस हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम जो वो डिस्कस करेंगे।